हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि अब जिस दिन का आपको वर्षों से इंतजार था कि हाँ, जिस दिन से आप अपने क्लास 12th में आए थे कि हाँ, मुझे एक बार बोर्ड का एग्जाम्स देना है। हमारे पास जो भी सब्जेक्ट हैं उनके अलग अलग दिन होंगे और उस दिन हमें जाके अपनी पूरी तैयारी को उस दिन दिखाना है कि हाँ, हमारी तैयारी कितनी हुई थी। और हमारी तैयारी ही डिफाइन करेगी कि हाँ, हमारे बोर्ड एग्जाम कैसे जाएंगे। तो भाई, जैसे त्योहार का इंतजार रहता है वैसे स्टूडेंट को अपने एग्जाम्स का इंतजार रहता है। और बहुत बेसब्री होती है, बहुत टेंशन्स भी होती है, बहुत एंग्जाइटी भी होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो प्लीज आप इन सारी चीजों को मत आने दीजिएगा। बस अब आपके बस एक ही दिन, यही लास्ट दिन है हिंदी के लिए। और उसके बाद 21 ये चल रहा है, कल आ जाएगा आपके पास 22। और फिर हिंदी आपका 22 को जाके एग्जाम्स में दे के चले आओगे। तो आज के दिन आपको क्या करना है, देखिए, आज के दिन आपको बहुत ही ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है और नई चीजें तो बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। जैसे आप बस रिवीजन दोगे। तो आज आपके साथ, देखिए, हमारा यही है कि बस आपके साथ मिलकर आपकी जो मुश्किलें हैं उसको थोड़ा आसान बना दी जाए। तो देखिए, जो रचनाएं वाली आती हैं 10 नंबर के क्वेश्चंस जो आपको मतलब देखे जाते हैं बहुविकल्पीय, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और सही है कि अगर हमारा टारगेट 90 प्लस है तो वो हमारे क्वेश्चंस अगर सही होंगे तभी हम 90 प्लस ला सकते हैं। तो आज हम जो भी हिंदी साहित्य होता है ना उसको एक नजरों में देखेंगे कि हाँ, कौन सा युग क्या था, किस युग के कौन से कवि थे और उस युग की मतलब प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो बस आप थोड़ा सा इस सेशंस को आधे घंटे देख लीजिएगा और आपका ये आधे घंटे का जो सेशंस होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और आप हो सके तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में आसानी से करके चले आओगे। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट के करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले आपके पास दिया गया है कि आदिकाल, क्योंकि हमारे जो युग है वो 4 युग मेन रूप से है। आदिकाल, भक्तिकाल, ऋतिकाल और आधुनिक काल। तो सबसे पहले आदिकाल आ जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आदिकाल की अवधि कितनी थी, वो कब से शुरू हुआ, कब तक खत्म हुआ। तो याद रखिएगा कि वो 769 से शुरू हुआ था और 1343 में ये क्या हो गया, आदिकाल आपका खत्म हो गया। तो ये तो आपका सन वाला याद हो गया कि जब भी आपके ऑप्शन में पूछा जाए कि आदिकाल कब से कब है तब आप आसानी से लगा लोगे कि 769 से 1343 ईस्वी था। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसके महत्वपूर्ण कवि कौन से थे, या आदिकाल के 2 कवि के नाम बताइए। या तो आपके ढेर सारे कवियों का नाम दे देगा और वहां से पूछेगा कि इसमें कौन है जो आदिकाल के हैं। तो आप जो इम्पोर्टेंट है, जैसे चंद्रप्रदाई इम्पोर्टेंट है, जगनीक इम्पोर्टेंट है और नरपति और दलपति विजय, इतने लोगों का भी अगर आप 4 नाम या 2 नाम भी याद रखते हैं। और मेन रूप से आपको चंद्रप्रदाय तो याद रखना है, क्योंकि जो पृथ्वीराज रासो है वो पूछा जाता है अक्सर करके, ये किसकी रचना है, किस युग की रचना है। तो जो चंद्रप्रदायी हैं वो आदिकाल के कवि हैं। जगनीक, नरपति, नल्ला, दलपति विजय, ये सब आदिकाल के कवि हैं, प्रमुख कवि हैं। अब इनकी प्रमुख रचनाएं आ जाती हैं, तो जैसे चंद्रप्रदाय की पृथ्वीराज रासो है। और देखिए, अगर आपसे रचना पूछता है ना तो वो बहुत ही आसान हो जाती है, क्योंकि इसमें जो भी रचना है ना उसके लास्ट में रासो 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 आएगा। तो आपसे रचना पूछते कि हाँ, इनमें से कौन सी रचना जो आदिकाल की है, तो आप आसानी से टिक लगा सकते हो। यहाँ से आपको थोड़े से अपने माइंड, प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज करना है। देखिए, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बिसल देव रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, यानी रासो वर्ड लास्ट में आ गया तो वो किस युग की मतलब रचना होगी, वो आदिकाल की होगी। अब पूछा जाता है कि आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो जो आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं थी, आश्रयदाताओं की प्रशंसा थी और वीर रस की प्रधानता, श्रृंगार रस का पुट। आप बस ये याद रख लीजिएगा, अक्सर करके इसमें पूछा जाएगा कि वीर रस की प्रधानता। और ये भी याद रख सकते हैं आश्रयदाताओं को और राष्ट्रीयता का अभाव। आपको इतनी विशेषताएं याद रखना कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा, और इसमें जो वीर रस की थी वो प्रधानता थी, और राष्ट्रीयता का क्या था, अभाव था। तो ये हो गया आपके पास आदिकाल। बस आदिकाल आप एक नजरों से इतना सारे को पढ़ लेते हैं कि हाँ, ये कालावधि हो गई, ये प्रमुख कवि हो गई, ये प्रमुख रचनाएं हो गई, ये प्रमुख प्रवृत्तियां हो गई, तो आपका आदिकाल क्या हो जाएगा, क्लियर आउट हो जाएगा। अब देखिए, जो भक्ति काल है
ये थोड़ा सा लंबा चलता है क्योंकि भक्ति काल को भी आगे बांट दिया गया है। सबसे पहले भक्ति काल को निर्गुण का भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा, इन दो में बांटा जाता है। फिर निर्गुण के भी दो भाग होते हैं। निर्गुण भक्ति शाखा के दो भाग होते हैं, ज्ञान श्रेय शाखा तथा प्रेमाश्रयी शाखा। यानी जो निर्गुण होता है, एक ज्ञान श्रेय शाखा होती है और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा होती है। फिर उसके बाद जो सगुण भक्ति है उसके दो हैं, रामाश्रयी शाखा तथा कृष्णाई शाखा। मतलब एक में राम जी के बारे में वर्णन है, दूसरे में कृष्णा जी के बारे में वर्णन है। तो भक्ति काल थोड़ा लंबा चलता है और ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि सन 1343 में ये खत्म हुआ, तो ये 1343 में शुरू हुआ और 1643 तक चला। तो ये सन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर एक बार आप बहुत जल्दी नजरों से देखे भी रहोगे ना, तभी आप एग्जाम में एकदम करेक्ट करके आओगे। तो ये हो गया। अब देखिए निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत हम देखते हैं तो ज्ञानश्रेयी और यहाँ से प्रेमाश्रयी। तो जो ज्ञानश्रेयी के कवि हैं वो हैं कबीर और दादू दयाल सुंदरदास। तो आपको एक ही याद रखना है, इसमें कबीर दास की ही अक्सर पूछता है, बाकी इन लोगों को नहीं पूछता है। बस एक बार आप देख सकते हैं। और इसमें जो प्रमुख रचनाएं हैं वो सुंदर विलास है और बीजक है और ज्ञान बोध है, जिसमें से ज्ञान बोध ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ज्ञान बोध याद रखना है, ज्ञानाश्रयी शाखा की ये रचना है। अब इसमें क्या था, मतलब इसकी विशेषताएं क्या थी, ज्ञानाश्रय की विशेषताएं क्या थी, तो ये निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते थे। मतलब उपासना थे, आडंबरों का विरोध, गुरु का महत्व, माया की निंदा, रहस्य भावना की प्रधानता, प्रतीकात्मक, उपदेशात्मक तथा समाज सुधार। यानी इसमें सारी चीजें ज्ञान के बारे में दी गई थी। समाज सुधार, गुरुओं का महत्व, ये सब किस में आता है, ज्ञान के बारे में आता है। तो जो भी चीजें आपको ऐसा लगे हाँ ये ज्ञान हमें इससे कुछ सीख मिल रही है, तो वो ज्ञानाश्रय हो जाता है। अब वैसे प्रेमाश्रय है, प्रेमाश्रय है, तो इसमें प्रेम का वर्णन किया गया है। जो लोग पहले थे जैसे जायसी और कुतुबन, ये आप दो याद रख सकते हैं, जायसी और कुतुबन इस प्रेमाश्रय के बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हैं। मंचन भी आप याद कर लेंगे, जायसी, कुतुबन और मंचन ये थे प्रेमाश्रयी शाखा के। और इनकी रचना भी वैसे ही थी किसी के प्रेम के बारे में, जैसे पद्मावत हो गया, आखिरी कलाम हो गया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वो पद्मावत होता है, जो कि जायसी जी का है। अब उसके बाद इसमें क्या था, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो भाई ये प्रेम कथाओं का चित्रण था। जब ये प्रेमाश्रयी है तो ये प्रेम कथाओं का चित्रण ही होगा। तो देखिए नाम से ही सारी चीजें इसकी डिफाइन हो जाती हैं, तो हमें बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। अगर हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो हमसे गलतियां तो नहीं होंगी, यानी आप एग्जाम में एकदम करेक्ट करके चले आओगे। भाई प्रेमाश्रयी शाखा के कवि के नाम बताओ, तो आपको बता देंगे यहाँ से जायसी, कुतुबन, मंचन। मंचन ऐसे नाम से पता चल रहा है कि ये प्रेमाश्रय के होंगे। और बताओ इनकी रचनाएं क्या हैं, तो पद्मावत भी याद रखेंगे आप, तब भी बता सकते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या थी, प्रेम कथाओं का विशेष चित्रण था, गुरु की महत्ता थी, रहस्यमयता थी। तो आप बस एक याद रखेंगे, प्रेम कथाओं का चित्रण था। फिर उसके बाद हम सगुण भक्ति काव्य धारा में आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है, तो हमने अभी देखा कि इसके भी दो भाग हैं, रामाश्रय शाखा तथा कृष्णाश्रय शाखा। तो जो राम आश्रय शाखा है इसमें है तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, प्राणदास। तो इसमें से जो दो इम्पोर्टेंट नाम है तुलसीदास और नाभादास, इन दोनों को याद रखना है। और तुलसीदास के नाम से आप इनकी रचनाएं तो याद ही रख सकते हैं, श्री रामचरितमानस। और नाभादास का एक अष्टयाम होता है, तो आप उसे याद रख लेंगे। नाभादास की जो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है वो अष्टयाम है। और बाकी यहाँ से आपको रामचरितमानस से ही कुछ मिलेगा, रामायण ही मिलेगा, या रामायण के जो भी किरदार है, हनुमान अष्टक, ये सब का वर्णन हो तो आप वहां से कर लेंगे कि वो रामाश्रय शाखा के अंतर्गत है। अब भाई रामाश्रय शाखा है तो इसकी विशेषता क्या होगी, रामचरित्र का गान किया गया है इसमें, यानी रामचरित्र का क्या किया गया है, गान किया गया है। और रामचरित्र जी मतलब पुरुषोत्तम मानो थे ना, मतलब महाराज पुरुषोत्तम राजा राम उनका नाम माना जाता था। मतलब पुरुषोत्तम वो, मतलब जीवन को कैसे हम उत्तम बनाएं, वो सारे मतलब वो अपने चरित्र द्वारा इस दुनिया को सिखाते हैं। तो भाई जो भी वो अच्छी चीजें सिखा के गए हैं ना, तो सेवक सेव्य भाव की भक्ति, लोक कल्याण की भावना, समन्वय की भावना, दर्शानिकता, मतलब उन्होंने कहा कि एक दूसरे की मदद करो, हमें अपना मतलब बड़ा छोटा नहीं समझना चाहिए। तो इन सभी का जब भी वर्णन हो तो वो किसकी विशेषता हो जाएगी, आपके पास रामाश्रय शाखा की हो जाएगी।
फिर हम कृष्णाश्रयी शाखा के देखें तो भाई जो कौन कवि थे जो कृष्ण जी के बारे में बहुत लिखते थे, तो सूरदास जी थे, इन्होंने भी बहुत किया था। और एक मीराबाई और रसखान, इन तीन लोगों का भी आप याद रख लेंगे कि जो सूरदास, रसखान और मीराबाई, तो आप एकदम, अगर आपसे कोई सप्ताह भी पूछा जाए भाई एक कृष्णानयी शाखा के कवि का नाम बताओ, तो मीराबाई को ऐसे ही बता देंगे कि मीराबाई तो प्रेम कृष्ण दीवानी थी ही। अब इनकी सूरदास की जो रचना है वो सुरसागर है, तो इसे तो आप अगर एक रचना पूछे तो लिख ही सकते हैं। मीराबाई की मीरा पदावली है, ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास इम्पोर्टेंट। अब इसकी क्या विशेषता, तो वही थी कि जो कृष्ण लीला का क्या किया गया है, गान किया गया है। इसमें रामचरित्र का गान किया गया था और इसमें कृष्ण लीला का गान किया गया था। और देखिए कृष्ण जी क्या थे, उन्होंने श्रृंगार को दर्शाया, प्रेम को दर्शाया, और माता यशोदा के प्रति बहुत ही मतलब अनन्य प्रेम था ना। तो जो माता का पुत्र के प्रति प्रेम होता है वो वात्सल्य होता है, तो यानी इसमें वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता थी। इसमें माता के प्रेम को और सुंदरता को दर्शाया गया था, यानी वात्सल्य, प्रेम और प्रधानता को इसमें दर्शाया गया था, और प्रकृति चित्रण था। तो ये सभी हमारे आ जाएंगे कृष्णानयी शाखा की। अब हम आ जाते हैं रीति काल पे। हमारे दो काल हो चुके हैं, और अब हम जब रीति काल की तरफ आते हैं तो रीति काल में देखिए क्या है। रीति काल का जो सन था, यानी जहाँ से आपका भक्ति काल खत्म हुआ वहां से रीति काल शुरू हुआ। तो जो भक्ति काल खत्म हुआ 1643 से, तो 1643 से शुरू हो गया आपका रीति काल। और रीति काल चला कब से कब, 1643 से 1868 तक आपका चला था रीति काल। अब देखिए रीति काल को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया था, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि एक रीतिबद्ध कवि के नाम बताओ। यहाँ देखिए रीतिबद्ध में बहुत है, चिंतामणि और केशव और भूषण, सभी नाम आपके याद हो जाएंगे, बहुत ही हार्ड नहीं है। तो रीतिबद्ध में केशव हो गए, चिंतामणि हो गए। अब रीति मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। तो एक आप घनानंद याद रखिएगा, जो रीति मुक्त है वो कौन है, घनानंद है। और रीति सिद्ध एक ही हमारे कवि जी हैं, बिहारी जी, ये तो हम भूल ही नहीं सकते। और ये अगर हम बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ से पूछा जाता है कि जो बिहारी जी थे वो मतलब एक रीति सिद्ध का नाम बताओ, या तो इनमें से कौन से कवि जो है वो रीति सिद्ध है, तो आपके पास बिहारी आ जाएंगे। रीति मुक्त में आप घनानंद याद रखेंगे, रीतिबद्ध में आप चिंतामणि याद रखेंगे। और अब देखिए इसमें से आपको रचना तैयार करनी है, तो जो रस विलास है, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, ये सब किसकी है, रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, शिवराज भूषण। अब इतना भी आप याद रखेंगे। और बिहारी जी की बिहारी सही, तब भी आपका मतलब जो है यहाँ से जो भी अगर रचनाएं पूछी जाएंगी तो आप आसानी से बता सकते हैं। चिंतामणि की रामविलास और बिहारी जी की बिहारी सही। अब बात आती है कि रीति काल की विशेषताएं क्या हैं। तो भाई रीति काल की विशेषताएं थे रीति निरूपण। अगर आपसे रीति निरूपण पूछे भाई नाम से मिल रहा है तो यही होगा। और इसमें श्रृंगारिता थी, इसमें भी जो रीति काल थे इसमें भी श्रृंगारता थी। और राज प्रशस्ति थी। देखिए ये जो सभी है ना, एक मतलब राज प्रशस्ति, राज वंश के बारे में, राज तंत्र के बारे में, राज कैसे होता है, तो ये सारा वर्णन किया गया था रीति काल में। इसमें राज प्रशस्ति चला था। और नायक नायिका भेद था, इसमें नायक नायिका भेद किया गया था। फिर भक्ति भावना, ये भी एक प्रकार की, और नीति और प्रवृत्ति। तो ये तीन आपके पास हो गए जो कि बीत चुके हैं। अब हम आ जाएंगे अपने जो चल रहा है आधुनिक काल में। और आधुनिक काल को भी बहुत सारे भागों में बांटा गया है, तो उसे आप देखना ना भूलें। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कि आदिकाल को किसी में नहीं बांटा गया। आदिकाल 769 से शुरू हुआ और 1343 तक चला। और इनके जो प्रमुख कवि थे वो चंद्रप्रदाय, प्रमुख रचनाएं पृथ्वीराज रासो। और इसकी प्रवृत्ति जो थी वो थी आश्रयदाताओं, और मतलब मेन रूप से हम कहें तो वीर रस की प्रधानता थी। फिर भक्ति काल को निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति में बांटा गया। निर्गुण को दो भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। और सगुण को रामाश्रय तथा कृष्णाश्रय में बांटा गया। फिर उसके बाद हमने रीति काल को देखा, तो रीति काल को जो कालावधि थी वो जैसे ही आपका भक्ति काल खत्म हुआ, यानी 1343 से फिर 1643 तक आपका भक्ति काल रहा। फिर शुरू हो गया 1643 से 1868 तक आपका रीति काल रहा। और रीति काल को भी तीन भागों में बांटा गया, रीति बद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीति बद्ध में आपके आ जाएंगे
चिंतामणि और केशव, और रीति मुक्त में आप घनानंद याद रखेंगे, और रीति सिद्ध में आप एक ही कवि हैं बिहारी जी याद रखेंगे। तो ये हो गया। अब हम अपना आते हैं आदिकाल में, और जो कि चल रहा है और जिसको बहुत ही भागों में डिवाइड किया गया, तो हम उसे अब देखिए, हम देखते हैं आधुनिक काल में हम आ चुके हैं। तो भाई आधुनिक काल 1668 से निरंतर चल ही रहा है, कि हम आधुनिक काल में जी रहे हैं भाई। 2 युग 3 युग चले गए, चौथे युग में हम हैं। अब ये चौथा युग जब खत्म होगा तो फिर आएगा उसके बाद कुछ युग, तो उसका हम क्या लें, हम जिसमें हैं भाई उसे देखते हैं। तो आदिकाल सन 1868 से अब तक है। अब इसकी जो आधुनिक काल 1668 से निरंतर चल रहा है। और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं आपसे पूछा जाएगा तो वो आप क्या बताएंगे? तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, देश प्रेम की भावना, बौद्धिकता तथा नवीनता, प्रतीकात्मा, जनजीवन की झांकी, विविध कथाओं का विकास है। यानी जो आधुनिक काल है ना, इसमें बहुत सारी भावनाओं का निर्माण हुआ। यानी देश प्रेम के प्रति भावना जागी, बौद्धिकता तथा नवीनता भी लाना, और मेन बात था कि अब हमें नवीन कुछ करना था, तो वो किसमें हुआ? आधुनिक काल में हुआ। और आधुनिक काल को फिर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका पास भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। तो जो द्विवेदी युग है वो 1868 से, ये जो सन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि भारतेंदु युग कब से चला, तो 1868 से 1900 ईस्वी तक चला था। और इसके प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, प्रेमघन और जगमोहन। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आप याद रखेंगे, श्रीधर पाठक याद रखेंगे, प्रेमघन याद रखेंगे। तो ये भारतेंदु युग के कवि हो गए। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें से बहुत सारी जो रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही हैं। तो आप भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि इनके नाम से ही पड़ा था ये। और इनकी रचनाएं हो गई प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप। और इसकी जो मतलब विशेषताएं थी वो भी थी कि राष्ट्रीयता का भावना आया था। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है ना, मतलब इन्होंने बहुत मतलब सारे भारत दूर ऐसा इन सभी को लिखा था। तो इन्होंने अपने देश के प्रति मतलब बहुत लोगों को जागृत किया था, यानी राष्ट्रीयता का भावना को लाया था। और वही राष्ट्रीयता की भावना को मतलब भक्ति भाव में लाया था इन्होंने। और सामाजिक चेतना भी। और देखिए प्रेम फुलवारी ये सब रचनाएं हैं, तो प्रेम जब भी आता है तो भाई श्रृंगार रस होगा ही। और ये फुलवारी उलवारी आ रहा है तो यहाँ पे प्राकृतिक चित्रण भी किया गया है। अब हम आ जाते हैं द्विवेदी युग पे। और अक्सर करके ये द्विवेदी को पूछा जाता है। तो द्विवेदी युग यानी भारतेंदु युग 1900 में खत्म हुआ, तो 1900 से 1922 ईस्वी तक आपका चला द्विवेदी युग। और पूछा जाता है आपके पास द्विवेदी युग के कवि कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द्विवेदी युग के जो कवि हैं वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय जिसे हम हरिऔध बोलते हैं, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसमें से आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और ये दो, और मैथिली शरण गुप्त, ये मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनकी रचना अधिकतर पूछी जाती है। देखिए एक गलती हम कर देते हैं कि जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके भी नाम में द्विवेदी आता है, और हम उसी बहकावे में आके कह देते हैं कि हाँ ये द्विवेदी युग के कवि हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि नहीं है। और द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा था। 1922 तक ये चला। इसकी जो प्रमुख रचना है प्रिय प्रवास, साकेत और उस उद्धव शतक। यानी जो साकेत है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रचलित भी थी, प्रिय प्रवास भी है। तो ये हो गया आपके पास प्रमुख रचनाएं। अब इसकी विशेषताएं देखिए, जब पहले ही हम पढ़ लें कि आधुनिक काल में राष्ट्रीय भावना है, तो भाई सब में आ तो राष्ट्रीय भावना आएगी। तो राष्ट्रीयता का मानवतावादी दृष्टिकोण, नीति और आदर्श, प्रकृति चित्रण, ये तो कॉमन था, ये भी कॉमन है। तो आप थोड़ा सा इसमें राष्ट्रीयता की भावना थी, और इसमें राष्ट्रीयता था मानवतावादी दृष्टिकोण, यानी इसमें राष्ट्रीयता और मानवतावादी दृष्टिकोण दर्शाया गया था, और उसमें राष्ट्रीयता की भावना थी। अब हम आ जाते हैं छायावादी युग पे। तो भाई छायावादी युग यानी जब आपका द्विवेदी युग खत्म होगा तो छायावादी शुरू हो जाएगा। यानी 1922 में द्विवेदी शुरू हुआ, तो 1922 से 1938 तक चला आपका छायावादी युग। और छायावादी युग में प्रमुख कवि हैं आपके पास जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, स्मितानंद पंत, सभी इंपॉर्टेंट है।
और छायावादी युग अक्सर पूछा जाता है कि छायावादी युग के लेखकों के नाम बताइए, 2 लेखक के नाम बताइए, तो भाई जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सब आपके पास छायावादी युग के कवि हैं। और जयशंकर प्रसाद जी की जो कामायनी महाकाव्य है, एक रचना हो गई। फिर गीतिका, लोकायतन, यामा महादेवी वर्मा की हो गई, ये भी महादेवी वर्मा की हो गई। अब इसमें क्या था, इसकी विषय क्या थी, तो व्यक्तिवाद की प्रशंसा थी, इसमें प्रधानता थी, यानी व्यक्तिवाद की प्रधानता थी, सौंदर्य की भावना थी, प्रेम और सिंगारिता थी, वेदना और निराशा और प्रकृति का मानवीकरण था। ये आप याद रखेंगे, प्रकृति का मानवीकरण था, यानी प्रकृति से बहुत सारी तुलना की जाती है, बहुत सारी चीजों को प्रकृति को मान लिया जाता है। यहाँ पे मानवीकरण अलंकार आया था और राष्ट्रीय प्रेम तो ये कॉमन है। अब जिस युग में हम मेनली चल रहे हैं वो है छायावादोत्तर युग, जो कि हमारा छायावादी युग जैसे 1938 में खत्म हुआ और 1938 से शुरू होएगा छायावादोत्तर युग, और अब तक ये युग चल रहा है। और इस युग को भी प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद 2 भागों में बांटा गया है। तो प्रगतिवाद के कवि हैं पंत, निराला, नवीन, मुक्तिबोध, दिनकर, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, शिवमंगल, सुमन, ये सभी किसके हैं, प्रगतिवादी कवि हैं। तो आप निराला जी, जैसे निराला जिसमें भी थे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं उन्हीं को लिखा गया है। फिर सुमित्रानंदन पंत है इसमें, सुमित्रानंदन पंत, यानी अब पूछा जाएगा ना कि बहुत सारे जो कवि होते हैं 2 युग में ऐसे चल रहे हैं, तो छायावादी युग और छायावादोत्तर युग, तो जो सुमित्रानंदन पंत और ये निराला जी हैं, ये दोनों युग में अपना काम किए थे। अब इनकी प्रमुख रचनाएं ग्राम्या, अपरा, उर्वशी, नीम के पत्ते, हारे को हरी नीमा, तो ये सभी हारे को हरी नीमा, ये नीम के पत्ते अक्सर करके पूछता है, और उर्वशी राम हरि सिंह दिनकर जी का तो इम्पोर्टेंट रचना है ही। तो ये आपकी प्रमुख रचनाएं हो गई। अब छायावादोत्तर युग में प्रगतिवाद का क्या था विशेषताएं, तो परंपरा का विरोध, परंपरा का विरोध, शोषकों के प्रति तीव्र घृणा, क्रांति की भावना और मानवतावाद। तो देखिए 1938 चला ना, अब जैसे कि हमारा देश गुलाम था, तो अब उसमें ना जैसे 1938 ये सारे आते हैं, तो अब एक क्रांति की भावना आ जाती है कि अब हम गुलाम नहीं रहेंगे। तो वो जो लेखक होते हैं ना, कहा जाता है ना, जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो ये लेखक ही थे, ऐसे ऐसे मतलब चीज लिखी, ऐसी ऐसी कविता लिखी, ऐसी ऐसी लाइनें लिखी, जो कि हमारे समाज के लोगों के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रेम को भरा और क्रांति की भावना को भरा। तो जो प्रगतिवाद था, पता ही चल रहा कि इसमें प्रगति हुई होगी, तो यानी जो परंपरा का विरोध, यानी जो गलत परंपराएं थी उनका विरोध किया गया, और जो कुरीतियां थी उनको एक घृणा की गई कि हाँ, अगर हम इसे घृणा करेंगे तो ये कुरीतियां हैं जल्दी जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी, और जिस दिन क्रांति आ गई उस दिन हम आजाद भी होंगे। तो क्रांतिवाद हुआ था, इसमें क्रांतिवाद की भावना दी आई थी। अब हम आ जाते हैं प्रयोगवाद, जिसमें एग्जैक्ट हम चल रहे हैं। तो प्रयोगवाद में ऐसे क्या चल रहा है, जैसे प्रायोगिक चीजें की हुई है। तो प्रयोगवाद में जो कि इस समय है वो जो सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं अज्ञेय जी, और अज्ञेय जी आपके सिलेबस में है, तो इनकी रचनाएं तो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो आप याद रखेंगे इनकी रचनाएं, इसमें आंगन, उसमें हरी घास पे छड़बड़, ये सारी जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं, नौका, कई नावों में कई बार, ये सारी करके रचनाएं हैं तो अज्ञेय जी की। फिर धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, ये प्रयोगवादी कवि हैं। और प्रमुख रचनाएं वही आंगन के पार द्वार, बावरा, अहेरी, अंधा युग, कनुप्रिया। तो जो अंधा युग है धर्मवीर भारती जी का है, और बावरा, अहेरी, ये सब हमारे अज्ञेय जी का है। अब इसमें क्या थी प्रमुख विशेषताएं, तो व्यक्तिवाद, अति बौद्धिकता, उपमानों, प्रतीकों की नवीनता, यानी एक मतलब प्रतीकों की नवीनता थी यहाँ पे, एक नया चीजें आई यहाँ से करने के लिए, यानी प्रायोगिक चीजें की गई। व्यक्तिवाद, मतलब व्यक्तिवाद आप याद रख सकते हैं, अति बौद्धिकता याद रख सकते हैं, उपमानों को याद रख सकते हैं। तो ये था एक दृष्टि में आपके हिंदी साहित्य का रिवीजन। तो अगर आपको ये सेशंस इम्पोर्टेंट लगा हो तो प्लीज आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और थोड़ी सी एक चीजें और रह गई हैं, उससे भी हम देख लेते हैं कि जैसे पूछा जाता है कि प्रथम कहानी, प्रथम, अब देखिए हम थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं,
ये काल विभाजन हो गया, ये विभिन्न विधाओं की प्रथम रचनाएं, यानी जब ये रचनाएं प्रारंभ थी तो जब भी कोई कहानी काव्य नाटक लिखा गया होगा तो कोई तो रहा होगा प्रथम, तो भाई प्रथम को तो याद रखना ही पड़ता है, तो हमें उन्हें याद रखना है। और विशेष तौर पर ये आपको जरूर 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप इन्हें भी देखना ना भूलें। तो आप युग के बारे में एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं कि पूर्व भारतीय हिंदू युग 13वीं शताब्दी से यानी 1868 तक भारतीय हिंदू युग, फिर उसके बाद भारतीय हिंदू युग 1868 से 1900 तक चला, फिर 1900 में खत्म हुआ तो द्विवेदी युग शुरू हो गया, फिर द्विवेदी युग खत्म हो गया तो छायावादी युग, और छायावादी युग तो छायावादांतर युग, और फिर उसके बाद स्वादांतर युग। तो देखिए छायावादी युग को हमें और नाम से जानते हैं शुक्ल युग, शुक्ल युग। तो कभी आपके पास शुक्ल युग आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और छायावादोत्तर युग को शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग। तो ये छायावादी और छायावादोत्तर युग के दूसरे नाम हैं। अब हम आ जाते हैं जो कि हमारा विशेष टारगेट है कि प्रथम। तो सबसे पहले खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना क्या थी, यानी खड़ी बोली में हिंदी में जो प्रथम रचना की गई थी तो वो क्या थी, गोरा बादल की कथा थी, और इसके रचनाकार जो थे वो जटमल दास जी थे। फिर उसके बाद हिंदी का प्रथम नाटक, हिंदी का प्रथम नाटक आपके पास नहुस है, नहुस, और ये है गोपाल चंद्र गिरिधर दास। अब आ जाएंगे हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो ये परीक्षा गुरु है, और इसके जो रचनाकार हैं वो लाला श्रीनिवास दास हैं। फिर हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन है, और आपको ऑप्शन देना होगा तो उसमें इंदुमती आप लगाएंगे, और उसको जो लिखे थे वो किशोरी लाल गोस्वामी है। फिर हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत है वो सरयू पार की यात्रा है, और इसके जो मतलब राइटर हैं वो हैं आपके पास रचनाकार भारतीय हिंदू युग है। सरयू पार की जो यात्रा थी वो भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र जी ने लिखा था, और यही प्रथम यात्रा वृत्त था, यानी सबसे पहले जो यात्रा वृत्त लिखा गया था वो कौन था, सरयू पार की यात्रा। नाटक नहुस, उपन्यास परीक्षा गुरु, कहानी इंदुमती, और सरयू पार की यात्रा जो है भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र। तो इनको आप याद जरूर रखेंगे। देखिए एक ट्रिक मतलब ऐसे होती है कि नग पल की एक कथा, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो थोड़ा सा। जैसे कि नग, नग यानी जो प्रथम नाटक है वो नहुस है, और उसके जो रचनाकार हैं वो आपके पास ग से गोपाल चंद्र गिरधर दास है। अब पल से यानी जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है, और उसके जो राइटर हैं वो लाला श्रीनिवासन दास है। फिर के को हम छोड़ देंगे, फिर ये इक को हम ई लिखेंगे, इक कथा, तो यानी जो प्रथम कहानी है वो इंदुमती हैं, और इसके जो रचनाकार हैं वो किशोरीलाल गोस्वामी हैं। फिर उसके बाद जो प्रथम कथा है वो गोरा बादल की कथा है, और मतलब इसके जो है जटमल दास जी हैं। तो आप नगपल की एक कथा ट्रिक से याद रख सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि नहुस के लेखक कौन है, तो नग परीक्षा मतलब नग यानी ग से गोपाल चंद्र गिरधर दास, और उसके बाद यहाँ से पल पूछा जाए तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवासन दास, और इक यानी इंदुमती और किशोरीलाल गोस्वामी। तो आई होप आपको ये सेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण रहा हो, और आधे घंटे में आपने पूरे हिंदी साहित्य का रिवीजन कर लिया हो। और इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके मतलब जो और भी हैं टॉपिक, तो एक बार आप अपने हिंदी में जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर के लेखकों का नाम पढ़ लेंगे, उन चैप्टर्स के नाम पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद आप देखिए निबंध पत्र ये सारा तो रटना होता नहीं है, बस आप हमने बहुत सारे पत्र बताए हैं तो एक बार आप देख लेंगे हाँ पत्र को कैसे लिखा जाता है, फिर आप अपने वर्ड यूज करके लिख लेंगे। तो और उसके बाद यहाँ से कहानी हमने बता ही दी थी, जीवन परिचय हमने बता ही दिया था पहले सेशन में कि कौन से कौन जीवन परिचय आप तैयार कर लेंगे तो आपके यहाँ से 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो अब आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, बस यही अपने दिमाग में रखिएगा, अपने कॉन्फिडेंस को बस लेवल में रखिएगा, ना ही तो ओवर कॉन्फिडेंस हो और ना ही तो लो कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि लो हुआ फिर भी गड़बड़ है, हाई हुआ फिर भी गड़बड़ है। तो बस आप कहिएगा कि हाँ हमने अपने 100% की तैयारी कर ली है, अब हमने अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे से हम अपना बेस्ट दे के आएंगे। तो उसके बाद कैसा हुआ, कितने नंबर कटे, कितने नंबर हुए मतलब नहीं आए, वो सब हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारी जो मेहनत थी हमने वो पूरी कर दी है। तो थैंक यू, इससे सच में इतना ही बताना था आपको, और ऑल द बेस्ट आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंटों को आपके एग्जाम्स के लिए। आपके एग्जाम्स बहुत ही बेहतर हो,
और आप एकदम अच्छे से एग्ज़ाम को फोड़ के आएँ, क्योंकि पहला पेपर अच्छा जाता है तो बाकी पेपर पे भी अच्छे इंप्रेशन पड़ते हैं। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं एग्ज़ाम्स के बाद। अपने एग्ज़ाम्स कैसे गए ज़रूर कमेंट्स में बताइए। तो अगेन थैंक